नमस्कार, हनुमानगढ़ राजस्थान से मैं आनंद जैन आप सभी का श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर इस क्लास 12th फिजिक्स सीनियर सेकेंडरी भौतिकी की यूट्यूब लर्निंग वीडियोस में जुड़ने पर स्वागत करता हूं और अगले 25 मिनट में विद्युत चुंबकत्व के इस अध्याय में बायोट और सावर्ट लॉ की कुछ एप्लीकेशंस की अध्ययन करेंगे। 2 लर्निंग वीडियो की श्रृंखला की इस पहली लर्निंग वीडियो में हम कुछ बोर्ड परीक्षा और मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को इतनी सहजता से समझाएंगे कि हमारे अध्यापन के अनुभव, कौशल, समझ और समर्पण का लाभ आप सभी को अपनी उलझनें दूर करने और विषय समझ को बेहतर बना के परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने में मदद करेगा। तो शुरू करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सावर्ट लॉ, फर्स्ट पार्ट। गतिशील आवेश या धारा चुंबकीय क्षेत्र बनाती है, ये जानकारी सबसे पहले ओरस्टेट ने हमें दी और मैक्सवेल ने धारा से बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा संबंधी ज्ञान हमें दिया। लेकिन कितनी धारा से किसी विशेष ज्यामितीय स्थिति पर कितना चुंबकीय प्रभाव बनेगा, इसे 2 वैज्ञानिक बायोट और सावर्ट ने अपने नियम से बताया। और उन्होंने बताया कि प्रत्येक धारावाही अल्प लंबाई, जिसे हम धारा अल्पांश कहते हैं, उसके कारण किसी बिंदु P पर जो धारा अल्पांश से r दूरी पर है और धारा अल्पांश से दूरी सदिश थीटा कोण बना रहा है, तो ये जो अल्प चुंबकीय प्रेरण प्रभाव उत्पन्न होगा वो धारा अल्पांश और एकांक दूरी सदिश के सदिश गुणनफल में दूरी के वर्ग का भाग देने के समानुपाती होगा। और समानुपाती स्थिरांक माध्यम की पारगम्यता, अगर माध्यम हवा हो तो हवा की पारगम्यता में 4 पाई का भाग देने से बराबर का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। 2 सदिश के सदिश गुणनफल को हम लिख सकते हैं। पहले सदिश धारा अल्पांश का मान, दूसरा सदिश एकांक मान का है दूरी सदिश, उसका मान 1, और दोनों सदिशों के बीच में यह जो कोण है उसके साइन थीटा के रूप में हम सदिश गुणनफल को लिख सकते हैं। और सदिश गुणनफल के नियमानुसार 2 सदिश के सदिश गुणनफल का परिणामी सदिश उस तल जिस पे ये दोनों सदिश धारा अल्पांश और परीक्षण बिंदु की धारा अल्पांश से दूरी की सदिश स्थित है, जो यहाँ पीली हाईलाइट किए हुए स्क्रीन का क्षेत्रफल आया है, उस तल के अभिलंब होगा। और यह अभिलंब स्थिति तल के लंबवत बाहर की तरफ या इस तल के अंदर की तरफ हो सकती है, जिसकी दिशा हम सीधे हाथ के कॉर्कस्क्रू नियम से निकाल सकते हैं। सीधे हाथ के कॉर्कस्क्रू नियम के अनुसार इस पहले सदिश धारा सदिश की दिशा से दूसरे सदिश दूरी सदिश की तरफ छोटे अल्प कोण की दिशा में जब एक कॉर्क में सीधे हाथ से स्क्रू को घुमाते हैं तो इस तल के अभिलंब स्क्रू के बढ़ने की दिशा जो यहाँ नीचे की तरफ होगी, जिसे हम यहाँ क्रॉस से अंकित कर रहे हैं, वही इस अल्प चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय प्रेरण की दिशा होगी। चुंबकीय प्रेरण की दिशा निकालने का एक और बेहतर, अधिक सुविधाजनक तरीका मैक्सवेल का दाहिने हाथ का नियम हो सकता है, जिसके अनुसार धारावाही चालक में धारा की दिशा में अगर सीधे हाथ का अंगूठा रखते हुए चालक को पकड़ लिया जावे तो चालक के चारों तरफ ये जो मुड़ी हुई अंगुलियों का विन्यास है वो सकेंद्रीय वृत्त में धारावाही चालक से बने हुए चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा। और किसी स्थान विशेष पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए इन मुड़ी हुई अंगुलियों की किनार को वहां ले जाने पर वो कोर जिस दिशा में जाएगी वो दिशा जो धारा अल्पांश सदिश और दूरी सदिश के तल के अभिलंब स्थिति होगी, उस स्थिति में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बनाएगी। तो मुड़े हुए हाथ की अंगुलियों की किनार इस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत अंदर की तरफ क्रॉस से इंकित करेगी। ये जो अवकलन रूप में अल्प लंबाई का अल्प चुंबकीय प्रेरण योगदान प्राप्त किया है हमने, इसे समाकलन करके हम कुल चुंबकीय प्रेरण को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ गणना के दौरान लंबाई, धारा अल्पांश का दूरी सदिश के साथ कोण और धारा अल्पांश से परीक्षण बिंदु की दूरी, ये तीनों चर राशियां हैं, वेरिएबल हैं। तो एक गणितीय समझ से त्रिकोणमिति की मदद से चालक लंबाई और दूरी सदिश को लंब दूरी और कोण थीटा में बदल के हम समाकलन योग्य बनाकर गणित की समाकलन तकनीक से किसी भी लंबाई का चुंबकीय प्रेरण ज्ञात कर सकते हैं। एक सीधे सीमित AB लंबाई के चालक जो I धारा वहन कर रहा है, उससे अभिलंब R दूरी पर किसी बिंदु पर बनने वाला कुल चुंबकीय प्रेरण का मान इस पीली हाईलाइट के सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ I चालक की धारा है, R परीक्षण बिंदु की चालक से न्यूनतम अभिलंब दूरी कैपिटल R है। यहाँ θ1' और θ2 दोनों सीमांत स्थितियों पे धारा और दूरी सदिश के बीच में बनने वाले अंतः न्यून कोण है। इसी सूत्र को हम दूरी सदिश और अभिलंब के साथ बनने वाले दोनों सीमांत स्थितियों के कोण α1 और α2 के साथ अगर लिखें तो ये संबंध हो जाएगा μ0I/4πr sin α2 प्लस sin α1। और अगर एक चालक असीमित अनंत लंबाई का है और परीक्षण बिंदु मध्य की स्थितियों में है तो हमारे दोनों सीमांत स्थितियों के कोण
θ1 डैश और θ2 शून्य होने पर या दोनों अभिलंब के साथ दूरी सदिश के कोण α1 और α2 90 डिग्री होने पर इन त्रिकोणमिति फलनों के मान दोनों 1 और 1 जुड़कर 2 हो जाएंगे और हमारा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र अनंत लंबाई के I धारावाही चालक से r लंब दूरी पर μ0I/2πr टेस्ला हो जाएगा। और अगर यही अनंत लंबाई के साथ परीक्षण बिंदु एक सीमांत स्थिति पे है तो हमारा थीटा कोण में θ1 डैश तो शून्य हो जाएगा लेकिन θ2 90 होगा और अल्फा कोण में α1 तो 90 है लेकिन α2 0 हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में इन दोनों फलनों में से एक तो 1 है और दूसरा शून्य है और हमारा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र अनंत लंबाई के I धारावाही चालक से r लंबवत दूरी पर किसी किनारे की स्थिति में बीच की स्थिति से आधा μ0I/4πr टेस्ला हो जाएगा। यदि यहाँ स्क्रीन के तल पे एक सीधी AB लंबाई चित्रानुसार ऊपर की दिशा में I धारा वहन कर रही है तो मैक्सवेल के सीधे हाथ के नियम के अनुसार चालक को सीधे हाथ में पकड़ के अंगूठे को धारा की दिशा में रखना है और चालक के चारों तरफ ये जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वो सकेंद्रीय वृत्त में चालक के चारों तरफ बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। और किसी भी स्थान पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए इस मुड़ी हुई अंगुली की ये किनार कोर को इस वृत्त पे स्पर्शजा बनाते हुए अगर हम रखें तो यहाँ तल से ऊपर की स्थिति पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तीर की दिशा में होगी, वहीं तल के नीचे की स्थितियों पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो लाल तीर बनाया है उसके अनुरूप होगी। वहीं इसी तल में मुड़ी हुई अंगुलियों की किनार यहाँ पर तल के अभिलंब अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी जिसे हम यहाँ क्रॉस से इंकित कर सकते हैं। वहीं बाईं तरफ ये मुड़ी हुई अंगुलियां और चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकलती हुई प्रतीत होती है जिसे हम बाहीं तरफ तल के अभिलंब बाहर की तरफ आती हुई और दाहिनी तरफ तल के अभिलंब अंदर की तरफ आती हुई दिखा सकते हैं। बायोसेवर्ट लॉ की एप्लीकेशन को समझने के लिए एक सीधे सरल पाठ्य पुस्तक के उदाहरण से शुरुआत करते हैं। हमें एक सीधे L लंबाई के चालक में I धारा चित्रानुसार ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रही है ऐसा दिया हुआ है। इस चालक के कारण चालक के ठीक मध्य में अभिलंब दूरी L/4 पे बिंदु P पर चुंबकीय प्रेरण का मान हमें ज्ञात करना है। हमें मालूम है कि एक सीमित लंबाई के चालक से किसी अभिलंब दूरी पर चुंबकीय प्रेरण का मान इस सूत्र से दिया जाता है। यहाँ μ0 हवा माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता है, I चालक की धारा है, R चालक से परीक्षण बिंदु की अभिलंब न्यूनतम दूरी है जो हमें इस उदाहरण में L/4 दी हुई है और ये θ1 डैश और θ2 धारावाही चालक की दो सीमांत स्थिति की प्रेक्षण बिंदु को जोड़ते हुए दूरी सदिश और धारा सदिश के बीच में ये अंतः न्यून कोण है। और क्योंकि ये एक सममित स्थिति है, चालक के ठीक मध्य में परीक्षण बिंदु है, इन दोनों कोणों के मान एक समान थीटा हो गए तो ये θ1 डैश और θ2 के जगह थीटा रखने पर हमारी सूत्र की रूप हो गई I धारावाही चालक से L/4 लंब दूरी पे चुंबकीय प्रेरण का मान। दोनों cos थीटा जुड़ के 2 cos थीटा हो गए हैं, 2 बाहर ले लेते हैं और इस त्रिभुज में cos थीटा आधार जो चालक की कुल लंबाई L का आधा L/2 हो गया है और त्रिभुज का कर्ण जो पाइथागोरस कैलकुलेशन से आधार का वर्ग और अभिलंब का वर्ग का वर्गमूल पाइथागोरस कैलकुलेशन से आ गया है। यहाँ L और 2 अंश और हर में ऊपर नीचे दोनों होने पे कट जाएंगी और इसे हल करने के लिए L/4 जब उभयनिष्ठ ले लिया है तो वर्ग का वर्गमूल L/4 बाहर आ जाएगा। L/2 L/4 से 2 गुना है तो इस 2 के वर्ग और 1 के वर्ग को हल करने पे ये वर्गमूल 5 हो गया है। हर के हरांक में आया हुआ 4 अंश में चला जाएगा और ये हल करने पे वर्गमूल 5 हमारा उत्तर आ जाएगा। एक L लंबाई के चालक से L/4 अभिलंब दूरी पर चुंबकीय प्रेरण का मान हो गया है 4 μ0I/πL√5 टेस्ला। इस धारावाही चालक की P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए जो इस पृष्ठ के अभिलंब अंदर की तरफ है, हम मैक्सवेल के दाहिने हाथ के नियम का इस्तेमाल करते हैं और अंगूठा सीधे हाथ का जब धारा की दिशा में हो और चालक को सीधे हाथ में पकड़ा हुआ हो तो सीधे हाथ की ये मुड़ी हुई अंगुलियां चालक के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पे बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही है जो चालक के बाहीं तरफ बाहर निकलते हुए सामने ऊपर की तरफ बाएं से दाएं होता हुआ यहाँ दाहिने भाग में मुड़कर चालक और दूरी सदिश के अभिलंब अंदर की दिशा में यहाँ प्राप्त हो रहा है जिसे हम यहाँ क्रॉस से दिखा रहे हैं। हमारी परीक्षाओं में कुछ ऐसे धारावाही चालक विन्यास दिए हुए होते हैं जो किसी
प्रेक्षण बिंदु पर या तो चुंबकीय प्रभाव बनाते नहीं हैं या ऐसे चुंबकीय प्रभाव बनते हैं जो बराबर और विपरीत एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं और परिणाम स्वरूप सममित केंद्र स्थिति पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य आता है। हमें इन परिस्थितियों को जानना और समझना है। जैसे यहाँ एक वर्ग आकृति में ये आई धारा दो समांतर रास्तों में बराबर बढ़ती हुई चित्रानुसार प्रवाहित हो रही है और इसकी सममित केंद्र स्थिति पर हमें परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य आएगा, ये समझना है। यहाँ ये वर्ग का केंद्र भाग के साथ ये त्रिज्य रेखाओं में आने वाली और जाने वाली धारा एक ही अक्ष पर आती हैं और हमें मालूम है कि एक सीधा चालक अपनी अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय प्रभाव नहीं बनाता, तो ये दोनों धारांश चुंबकीय प्रभाव यहाँ केंद्र बिंदु पर नहीं बनाएंगे और यहाँ इस सममित स्थिति के दोनों तरफ बराबर दूरी पे एक ही दिशा की एक समान धारा यहाँ बराबर और विपरीत चुंबकीय क्षेत्र जब बनाएगी तो इनका परिणाम शून्य हो जाएगा। तो इसका चुंबकीय प्रभाव इस धारा लंबाई से निरस्त हो जाएगा और इस धारा लंबाई का चुंबकीय प्रभाव इस धारा लंबाई से निरस्त हो जाएगा। इसे हम मैक्सवेल के सीधे हाथ के अंगूठे नियम से समझें तो यहाँ सीधे हाथ में चालक को पकड़ के अंगूठा जब धारा की दिशा में रखा गया है तो इस धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों तरफ सकेंद्रीय वृत्त में यहाँ परीक्षण बिंदु पर इस तल के अभिलंब अंदर की तरफ जिसे हम क्रॉस से इंकित कर रहे हैं उस दिशा में होगा। वहीं ये जो इसके बिल्कुल अभिमुख सममित स्थितियों में एक समान धारा बराबर लंबाई में एक ही दिशा में जब प्रवाहित होगी, जब सीधे हाथ का अंगूठा धारा की दिशा में है तो चालक के चारों तरफ सीधे हाथ की मुड़ी हुई अंगुलियां जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही है वो दिशा यहाँ इस परीक्षण बिंदु पर बराबर मान का विपरीत दिशा में इस तल के अभिलंब बाहर की तरफ निकलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बना देंगी और दोनों धाराएं एक समान मान और एक जैसी दूरियों पे एक जैसी स्थितियों में बराबर और विपरीत जो चुंबकीय प्रभाव बनाएंगी जो एक दूसरे के असर को निरस्त कर देगा। इसी तरह से इन दोनों अभिमुख एक जैसी धाराओं से बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र भी यहाँ निरस्त हो जाएंगे और इस संरचना का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र इस सममित केंद्र बिंदु पर शून्य प्राप्त होगा। इसे हम यूं भी समझ सकते हैं, जब किसी परीक्षण बिंदु पर धारा एक घेरा बनाती है जैसे ये दोनों धाराएं, तो उनके प्रभाव तो आपस में जुड़ते हैं, लेकिन जो धारा विपरीत दिशा में घेरा बनाती है उसके प्रभाव उल्टी दिशा में कार्यरत रहेंगे। तो यहाँ सममित स्थितियां हैं और बराबर और विपरीत चुंबकीय प्रभाव केंद्र बिंदु पर निरस्त होने से परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य बन रहा है। यही बात इस घन में धारा विन्यास के साथ केंद्र बिंदु के चुंबकीय प्रेरण के बारे में कही जा सकती है। ये जो लंबे विकर्ण के दो शीर्ष हैं उन पे धारा आ और जा रही है और हमारा केंद्र बिंदु इनकी अक्षीय स्थिति पे आने पर ये सीधी धारा अपनी अक्षीय स्थिति के बिंदु पर चुंबकीय प्रभाव नहीं बनाएगी और यहाँ धारा तीन सममित रास्तों में एक तिहाई बट गई है और बाद में ये धारा दो दो समांतर पथों में I/6 होकर प्रवाहित होती है और 6 रास्तों में I/6 धारा बाद में 3 बिंदुओं पर जुड़कर फिर I/3 होकर प्रवाहित होती है। अब यहाँ इस केंद्र बिंदु पर ये चालक धारा और ये चालक धारा एक ही दिशा में एक जैसी सममित स्थितियों में बराबर मान के चुंबकीय प्रभाव बराबर और विपरीत बनाकर एक दूसरे के असर को निरस्त कर देगी। इसी तरह से इस धारा को ये धारा, इस धारा को ये धारा निरस्त कर देगी, इसी तरह से इस धारा का ये धारा निरस्तीकरण कर देगी और हम पाएंगे कि सभी धाराओं के लिए परीक्षण बिंदु के बिल्कुल अभिमुख सममित स्थितियों में बराबर मान की समांतर उसी दिशा की धारा बराबर और विपरीत चुंबकीय प्रभाव बनाकर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को शून्य कर देगी। एक समान काट क्षेत्रफल के तार से बने हुए इस समबाहु त्रिभुज में भी केंद्र बिंदु पर चुंबकीय प्रभाव इस धारा विन्यास से शून्य प्राप्त होगा। इस प्रवेशित धारा और निकास वाली धारा के लिए ये केंद्र स्थिति अक्षीय स्थिति होने पर चुंबकीय प्रभाव नहीं बनेंगे और बाकी धाराएं इस परीक्षण बिंदु पर एक ही घेरा नहीं बना रही हैं, बल्कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक धाराएं इस परीक्षण बिंदु के चारों तरफ क्रमशः क्लॉकवाइज और दूसरा पक्ष एंटी क्लॉकवाइज रूप रखता है, तो उनके चुंबकीय प्रभाव बराबर और विपरीत आने से निरस्त हो जाएंगे। पहले उनकी दिशाओं का अध्ययन करते हैं। सीधे हाथ के नियमानुसार ये दोनों धारा लंबाइयां एक ही दिशा की धारा जो इस परीक्षण बिंदु के साथ घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज रूप रखती है, अगर सीधे हाथ में चालक को पकड़ के अंगूठा धारा की दिशा में रखा जावे तो ये जो मुड़ी हुई अंगुलियां वर्तुल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, उसे यहाँ परीक्षण बिंदु पे प्राप्त करने के लिए मुड़ी हुई अंगुलियों की किनार जब यहाँ देखी जाएगी तो वो पृष्ठ के अभिलंब अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बनाएगी। यही दिशा इन मुड़ी हुई अंगुलियों से हमें प्राप्त हो रही है। तो ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। वहीं नीचे जो एकल लंबाई में धारा आ रही है उसे जब सीधे हाथ में पकड़ के अंगूठे को धारा की दिशा में रखा गया है तो ये मुड़ी हुई अंगुलियां इस परीक्षण स्थल पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के अभिलंब बाहर की तरफ जिसे हम डॉट से दिखा रहे हैं वो दिखा रही है। अब यहाँ इन दो स्थानों पर धारा का विभाजन और मिलान
इन दो धारावाही चालक लंबाइयों को परस्पर समांतर बता रहा है और चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होने से इस छोटी लंबाई का प्रतिरोध दूसरी दुगनी लंबाई की तार की तुलना में आधा है और समांतर में धारा का विभाजन प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती इस छोटी लंबाई में 2 गुना होने पर इस कम लंबाई का दुगनी धारा का चुंबकीय प्रभाव कम धारा की दोनों लंबाइयों के चुंबकीय प्रभाव के बराबर विपरीत परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को शून्य बना देगा। बायोसवर्त नियम की एप्लीकेशन हेतु ये जो उदाहरण है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हमें 2 सीधे अनंत लंबाई के समांतर चालक दिए गए हैं जो एक ही दिशा में धारा क्रमशः I1 और I2 इस तल के अभिलंब बाहर की तरफ ऊपर की ओर चित्रानुसार वहन कर रहे हैं। अब हमें इन दोनों चालकों को जोड़ने वाली रेखा पर बीच की किसी स्थिति पर P बिंदु पर और दाहिने चालक के दाईं तरफ जो Q स्थिति है वहां परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। जब एक से अधिक चालक चुंबकीय प्रभाव बनाते हैं तो हम अध्यारोपण का सिद्धांत इस्तेमाल कर सकते हैं जो कहता है एक से अधिक चालकों का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग चालकों के चुंबकीय क्षेत्र का सदिश योग होगा। हमें समझ है कि धारा सदिश और दूरी सदिश के सदिश गुणनफल से जो चुंबकीय प्रेरण प्राप्त होता है वो इन दोनों सदिश धारा सदिश और दूरी सदिश के उभयनिष्ठ तल के अभिलंब होता है। तो हमें सबसे पहले उस तल की कल्पना करनी चाहिए जिसमें ये धारा सदिश लाल तीर के अनुसार इस पीले पृष्ठ के अभिलंब ऊपर की तरफ और दूरी सदिश इसी पीले पृष्ठ में क्षैतिज अवस्था में इस लाल ऊर्ध्वाधर तल पे आ गया है और हमारे चुंबकीय प्रेरण इस ऊर्ध्वाधर तल के अभिलंब या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ रूप रखेंगे और हमारा चुंबकीय प्रेरण किस दिशा में होगा इसे हम सीधे हाथ के कॉर्कस्क्रू नियम से धारा से दूरी सदिश की तरफ कॉर्क को घुमाते हुए कॉर्क में उसकी बढ़त से या फिर मैक्सवेल के सीधे हाथ के नियम से प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम सीधे हाथ में चालक को पकड़ के अंगूठा धारा के दिशा में ऊपर की तरफ रखें तो ये जो हमारी मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वो चालक के बाईं तरफ तो चुंबकीय क्षेत्र को नीचे की तरफ और ये घूमता हुआ यहाँ दाईं तरफ इस तल के अभिलंब ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो I1 धारा P और Q दोनों बिंदुओं पर नीले तीर की भांति ऊपर की दिशा में चुंबकीय प्रभाव बनाएगी जिसे हम यहाँ B1 और यहाँ B1 डैश कह रहे हैं। वहीं I2 धारा के लिए जब हम सीधे हाथ का अंगूठा नियम लगाएंगे तो हमारी मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ P बिंदु पे नीचे की तरफ और Q बिंदु पे ऊपर की तरफ B2 डैश और B2 हमें बता देगी। I1 धारा के लिए दोनों परीक्षण बिंदु P और Q दाईं तरफ है और दोनों स्थानों पे चुंबकीय क्षेत्र इस जोड़ने वाली रेखा के अभिलंब ऊपर की तरफ P पर B1 और Q पर B1 डैश हमें प्राप्त हो जाएगा। वहीं इस I2 धारा के लिए P बिंदु बाईं तरफ है और Q बिंदु दाईं तरफ है और इसका चुंबकीय प्रेरण अगर हम दिशाओं में देखें तो वो बाईं तरफ P2 पर B2 नीचे की तरफ है और दाईं तरफ Q पर B2 डैश ऊपर की तरफ आ जाएगा। और यहाँ हम देख रहे हैं कि P बिंदु पर दोनों चुंबकीय प्रभाव I1 धारा का R1 दूरी पर B1 और I2 का R2 दूरी पर B2 परस्पर विपरीत है। तो इनके मान के अनुसार परिणामी चुंबकीय क्षेत्र दोनों का अंतर B1 में से B2 का घटाव और अगर B2 ज्यादा है तो B2 से B1 का घटाव हमें प्राप्त हो जाएगा। जहां B1 का मान I1 धारा से R1 लंब दूरी पर अनंत लंबाई के चालक में मध्य स्थितियों पे चुंबकीय प्रेरण म्यू0 IA1/2π/R1 हो जाएगा। इसी तरह से I2 धारा का R2 दूरी पर चुंबकीय प्रभाव म्यू0 I2/2π/R2 हो जाएगा। और बड़े मान से छोटे मान का अंतर हमारा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बड़े मान की दिशा में यहाँ P बिंदु पर प्राप्त हो जाएगा। अगर हमारी परीक्षण स्थितियां I1 धारा के बहुत सन्निकट होती तो निश्चित रूप से B1 का मान अधिक होने से परिणामी चुंबकीय प्रभाव B1 - B2 ऊपर की दिशा में होता और इसी तरह से I2 के सन्निकट स्थितियों पे कम दूरियों पे B2 का मान अधिक होने पे परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B2 - B1 नीचे की दिशा में होता। और बीच में निश्चित रूप से एक ऐसी स्थिति भी हो सकती है जहां दूरियां धारा के अनुपात में होंगी, दोनों चुंबकीय प्रभाव बराबर विपरीत परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य देंगे। वहीं अगर हम Q बिंदु पर देखें तो दोनों चुंबकीय प्रभाव एक ही दिशा में आने पर I1 का चुंबकीय प्रभाव R1 डैश दूरी जो I1 से हमें देखनी है उस पर म्यू0 I1/2π/R1 अनंत लंबाई के चालक के लिए लंब दूरी R1 पे मध्य स्थितियों पे, इसी तरह से I2 का R2 डैश दूरियों पे B2 डैश मान भी हम प्राप्त कर सकते हैं और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र इन दोनों का जोड़ ऊपर की दिशा में हमें प्राप्त हो जाएगा। एक बार फिर हमें पीली हाईलाइट की हुई इस स्क्रीन के अभिलंब रखे 2 सीधे
अनंत लंबाई के समांतर चालकों में धारा क्रमशः I1 और I2 दी हुई है, लेकिन इस बार ये धारा एक दूसरे के विपरीत है। हमने पिछले उदाहरण में जो I2 की धारा तल के अभिलंब हमारी तरफ थी उसे बदलकर तल के अभिलंब अंदर की तरफ कर दिया है, और एक बार फिर हमें जोड़ने वाली रेखा पे दोनों धारावाही चालकों के बीच की किसी स्थिति P और दाएं चालक के दाईं तरफ Q स्थिति पे परिणामी चुंबकीय क्षेत्र देखना है। हमें समझ है कि सीधे धारावाही चालकों का चुंबकीय क्षेत्र किसी भी परीक्षण बिंदु पर धारा सदिश और दूरी सदिश के सदिश गुणनफल से जब प्राप्त करते हैं तो वो उस तल जिसमें धारा सदिश और दूरी सदिश दोनों आते हैं उस तल के अभिलंब होता है। और यहाँ ये जो पीली हाईलाइट किया हुआ तल है उसमें ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में धारा और क्षैतिज तल में दूरी सदिश आ गया है, और दोनों चालकों के चुंबकीय क्षेत्र को इस तल के अभिलंब ऊपर या नीचे किस दिशा में होंगे उसे हम सीधे हाथ के अंगूठे नियम से प्राप्त कर सकते हैं। जब सीधे हाथ में I1 धारा को पकड़ के अंगूठा I1 धारा की दिशा में ऊपर की तरफ होगा तो मुड़ी हुई अंगुलियां यहाँ चुंबकीय क्षेत्र को ऊपर की दिशा में बताएगी, और इसी धारा का चुंबकीय क्षेत्र Q बिंदु पर भी इसी भांति ऊपर की तरफ आ जाएगा। वहीं I2 धारा का चुंबकीय प्रभाव इस तल के अभिलंब अगर हम देखें सीधे हाथ में चालक को पकड़ के अंगूठा धारा की दिशा में अगर अंदर की तरफ किया जाए तो चुंबकीय बल रेखाएं चालक के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पे इस तल के अभिलंब ऊपर की तरफ और यहाँ Q बिंदु पर नीचे की तरफ B2 डैश मान रखेंगी। तो हम पा रहे हैं कि इन दोनों विपरीत दिशाओं में धारा वहन की स्थितियों में बीच की स्थितियों के चुंबकीय प्रेरण एक ही दिशा में आने पर आपस में सीधे जुड़ जाएंगे, जबकि दाहिने चालक की दाईं तरफ जो चुंबकीय प्रभाव बना रहे हैं दोनों चालक उनकी विपरीत धाराएं विपरीत दिशाओं में चुंबकीय प्रभाव बनाएंगी, और बड़े मान से छोटे मान को घटा के हम परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बड़े मान की दिशा में प्राप्त कर लेंगे। तो हमारे इस उदाहरण में अनंत लंबाई के दो सीधे समांतर चालकों में जब विपरीत दिशा में धारा थी तो उनके जोड़ने वाली रेखा के बीच की स्थितियों पे दोनों के चुंबकीय प्रभाव I1 का B1 और I2 का B2 एक ही दिशा में आने पर जुड़कर P बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र एक सरल जोड़ हो जाएगा, जहां B1 अनंत लंबाई के सीधे चालक से मध्य स्थितियों पे R1 दूरी पर बनने वाला चुंबकीय प्रेरण μ0 I1/2πr1 हो गया। इसी तरह से I2 का R2 दूरी पर चुंबकीय प्रेरण μ0 I2/2πr2 भी ऊपर की तरफ है, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जोड़ से प्राप्त हो गया। वहीं Q बिंदु पे I1 का चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की तरफ है और I2 का चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों तरफ वृत्ताकार पथ में चुंबकीय बल रेखाएं नीचे की तरफ बता रही है, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र अगर B1 डैश ज्यादा है तो B1 डैश माइनस B2 डैश होगा। अगर I1 मान काफी अधिक हो I2 की तुलना में तो ऐसी स्थितियां आ सकती है, और अगर B2 डैश ज्यादा है जो R2 डैश की कम दूरियों से संभव है तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B2 डैश में B1 डैश का अंतर हो सकता है। अब यहाँ B1 डैश निकालते समय हमें I1 से दूरी R1 डैश लेनी है और चुंबकीय प्रेरण μ0 I1/2πr1 डैश होगा, और Q के लिए I2 से दूरी R2 डैश ये चुंबकीय प्रभाव बता देगी, और दोनों का अंतर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बड़े मान की दिशा में हमें प्राप्त हो जाएगा। एक सरल पाठ्य पुस्तक उदाहरण से आज की लर्निंग वीडियो की हैप्पी एंडिंग करते हैं। हमें एक लोहे की क्रोड दी हुई है जिसमें दो धसे हुए चालकों में परस्पर समांतर काफी लंबाइयों में धारा 10 एम्पियर प्रत्येक में परस्पर विपरीत दिशाओं में बह रही है, और इन दोनों चालकों के बीच में दूरी 0.1 मीटर है। इस लोह क्रोड में हमें दाएं चालक के दाईं तरफ 0.1 मीटर दूरी पे Q बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण ज्ञात करना है, और इस Q बिंदु की इस बाएं चालक I1 से कुल दूरी चालकों के बीच की दूरी और I2 चालक से दूरी को जोड़ने पे 0.2 मीटर हमें प्राप्त हो जाएगी। इस लोह क्रोड की सापेक्षित पारगम्यता μr 1000 हमें दी हुई है। अगर हम सीधे हाथ के नियम से देखें तो I1 धारा का चुंबकीय प्रेरण यहाँ ऊपर की तरफ B1 है, और I2 धारा का चुंबकीय प्रेरण इसके चारों तरफ वर्तुल पथ बनने पे यहाँ B2 नीचे की तरफ है, और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र दोनों का अंतर होगा क्योंकि दोनों धाराएं एक बराबर 10 एम्पियर है और I2 धारा इस बिंदु के नजदीक है। नजदीक की स्थितियों पे B2 मान अधिक होगा, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B2 में B1 का अंतर होगा, जहां B2 I2 नजदीक वाले चालक का चुंबकीय प्रेरण नीचे की दिशा में लोह क्रोड में μ0 μr हो जाएगा, और धारा I2 का R2 दूरी पे अनंत लंबाई का चालक और मध्य स्थितियां होने पे चुंबकीय प्रेरण μI/2πr रूप से आ जाएगा। इसी तरह से I1 की विपरीत दिशा में चुंबकीय प्रेरण हम ज्ञात कर लेंगे। μ0 μr और 2π उभयनिष्ठ बाहर लेने पे हम पाते हैं कि चुंबकीय प्रेरण का मान धारा और दूरी के अनुपात के अनुसार समान धारा कम दूरी से B2 का मान ज्यादा है, B1 का कम है, और ये परिणामी अंतर से आ गया है। μ0 का मान 4π × 10⁻⁻7 रखने से 2π से भाग देने पर यह अनुपात μ0/2π
2 इंटू 10 की घात -7 हो जाएगा। म्यू आर का मान 1000 हमें दिया हुआ है। 10 एम्पियर धारा में कम दूरी 0.1 का भाग देने पर ये अनुपात 100 आएगा और दूसरी 10 एम्पियर धारा से अधिक दूरी 0.2 मीटर का भाग देने पे ये अनुपात 50 आएगा। 100 में से 50 का अंतर 50, 2 से गुणा होने पे 100, 100 1000 से गुणा होने पे 10 की घात 5 और 10 की घात +5 का 10 की घात -7 से गुणा 10 की घात -2 या 0.01 टेस्ला हमारा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र Q बिंदु पर प्राप्त हो गया। उम्मीद है इस रुचिकर ज्ञानवर्धक लर्निंग वीडियो की मदद से बायो संवर्तनों की एप्लीकेशंस को समझने में, विषय की उलझनों को दूर करने में और सभी प्रश्नों को सटीक विश्वास से सही करने में आपकी समझ परीक्षा उपयोगी बन गई होगी। हमारे अध्यापन, अनुभव, समझ और लगन से इस विषय की सबसे बेहतरीन वीडियो पाने के बाद आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, विषय में रुचि बढ़ेगी और सफलताओं से मंजिल की प्राप्ति होगी। हमारी दूसरी लर्निंग वीडियो भी इतनी ही उपयोगी है, जिन्हें आप अपने अध्ययन में भी इस्तेमाल करें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर आपको हमारी ऑनलाइन डाउट क्लियरिंग क्लासेज और डेडिकेटेड एग्जाम सेंट्रिक नोट्स की आवश्यकता महसूस हो तो हमारे चैनल की मेंबरशिप को बहुत मामूली खर्च से नीचे ज्वाइन बटन दबाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।